सर। अच्छा, प्रोडक्शन यस सिस्टम सर। हम पढ़ रहे थे। आज हमने प्रोडक्शन सिस्टम के जो बाकी फीचर्स हैं और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको देखना है, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का है, जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है जिसमें दो टाइप्स आती हैं उसकी। एक हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क है और एक हमारे पास फ्रेम्स हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक नेटवर्क को आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सिमेंटिक नेटवर्क में हम नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके जो फीचर्स हैं प्रोडक्शन सिस्टम के, इनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या जो फीचर्स मिलते हैं अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो इसका फीचर है प्रोडक्शन सिस्टम का वो ये है कि प्रोडक्शन सिस्टम में सिंप्लिसिटी होती है। ठीक है, इसमें सिंपल सिंटैक्स की फॉर्म में, सिंटेंसेस की फॉर्म में हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा था कि इसमें सिर्फ सिंटेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, और फिर वो यूनिक होते हैं किस वजह से, क्योंकि वो इफ और देन का स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी और ज्यादा यूनिकनेस आ जाती है कि इफ एक कंडीशन सिचुएशन हो और उसके अगेंस्ट एक्शन कौन सा लेना है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से हमें इसमें सिंप्लिसिटी मिल जाती है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसकी ये जो रीडेबिलिटी है प्रोडक्शन रूल की, उसको ये सिंपल कर देता है। ठीक, तो पहला जो फीचर है हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम का वो है सिंप्लिसिटी। दूसरा इसका जो सिस्टम है वो है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब है कि जो हमारा नॉलेज है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेना। अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल है उसमें जो नॉलेज अवेलेबल है, अगर आपने देखा हो तो वो डिस्क्रीट पीसीज में होता है। यानी एक इफ की स्टेटमेंट होगी, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट होगी, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट होगी, यानी उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, और वो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली जो है वो एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया, यानी इसका मॉड्यूलैरिटी का हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कोई रूल हम ऐड करते हैं अपने प्रोडक्शन सिस्टम में या अपने नॉलेज बेस्ड सिस्टम में, तो उससे दूसरे रूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी को डिलीट करते हैं और तो फिर उससे भी क्या होता है, दूसरे जो सिस्टम्स हैं उन पे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड वाला, सॉरी, हमने दूसरा तो डिस्कस कर लिया था कि इसमें जो नॉलेज है वो डिफरेंट डिस्क्रीट पार्ट की फॉर्म में होता है। वो नॉलेज है वो डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसके पीसेस को रिमूव करना और डिलीट करना आसान होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डिलीशियस इफेक्ट नहीं आते दूसरे जो रूल्स डिफाइंड होते हैं। ठीक हो गया, जैसे अगर आप प्रीवियस एग्जांपल लें जो हमने की थी पानी भरने वाली, तो उसमें से अगर आप कोई रूल डिलीट भी कर दें तो उससे बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट पे पड़ सकता है, लेकिन बाकी जो रूल्स हैं उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई ऐड कर दें तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रिजल्ट पे फिर भी फर्क पड़ सकता है। थर्ड में हमारे पास मॉडिफाइबिलिटी। ठीक है, अब चूंकि ये मॉड्यूल्स की फॉर्म में होते हैं रूल्स, इनको मॉडिफाई करना आसान होता है। हम किसी एक रूल को अगर मॉडिफाई करते हैं तो उसका असर किसी दूसरे रूल्स के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर प्रोडक्शन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं और उनको हम डेवलप करना चाहते हैं विद द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, के कोई रूल है, हमें पता चलता है कि इस रूल में कुछ कमी है, हम उसमें कुछ और एडिशन करना चाहें, तो हम क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए अगर कोई रूल शूट नहीं कर रहा पहले से, तो हम दोबारा उसको अपडेट करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉड्यूल्स की फॉर्म में है, उसका किसी और के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। फोर्थ वाला इसका जो फीचर है वो है नॉलेज इंटेंसिव। अच्छा, अब एज बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स कि इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग हम यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे होते, कोई लॉजिक यूज़ नहीं कर रहे,
हम जस्ट नॉलेज को इफ और देन की स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये प्योर नॉलेज इंटेंसिव सिस्टम होता है हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम का है। इसमें प्योर नॉलेज जो है वो स्टोर्ड होता है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग या कोई लॉजिक हम यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, उसमें कोई भी कंट्रोल प्रोग्रामिंग जो है वो इंफॉर्मेशन को के लिए नहीं यूज होती, ठीक है। जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल है उसको हम नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। तो ये चार जो हैं ये मेजर फीचर्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम के, ठीक है। अब जहाँ पे इसके फायदे हैं तो वहाँ पे हर चीज़ के नुकसान भी हैं। अब हम इसके एंड पे डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सो पहला जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो है इनएफिशिएंसी, ये एफिशिएंट नहीं है। दूसरा जो है वो इसमें लर्निंग की एबिलिटी नहीं होती प्रोडक्शन सिस्टम बेस पे। और थर्ड है इसमें कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये भी इसमें इसका भी इसमें इशू है। अब पहले वाला देख लेते हैं कि इनएफिशिएंसी किसे कहते हैं। अब मसला ये है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम मल्टीपल रूल्स जो है एट अ टाइम एक्टिव हो रहते हैं जो उस पे ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। फिर अगेन मैं पिछली एग्जांपल पे रेफर करूंगा जो पानी भरने वाली थी, उसमें क्या था कि डिफरेंट रूल्स एट अ टाइम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहे थे। और यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोल्ड स्ट्रेटजी है उसने डिसाइड करना होता है कि किस ऑर्डर में किस रूल को पहले अप्लाई करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इस सारे प्रोसेस में डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिदम के थ्रू हम ये इसको सर्च कर रहे होते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्शन रूल है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सर्चिंग की वजह से मल्टीपल टाइम जब हम इसको सर्च कर रहे होते हैं और इस सर्चिंग के नतीजे में क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल का साइकिल चलता है पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है, वो सभी रूल्स को देख रहा होता है, बार बार चेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये स्लो होता है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। पहला इसका डिसएडवांटेज ये है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ लर्निंग। इसमें एब्सेंस ऑफ लर्निंग होती है, यानी कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उन रिजल्ट को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं करता। फ्यूचर यूज के लिए किसी भी प्रॉब्लम के रिजल्ट को स्टोर नहीं करता। इसकी एग्जांपल फिर अगेन मैं प्रीवियस एग्जांपल पे को रेफर करूंगा कि इसकी क्या है कि जब आप हमने एक सीक्वेंस फाइंड कर लिया प्रीवियस हमारे एग्जांपल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वो जो सीक्वेंस है जो उसको सॉल्व कर रहा है ये उस सीक्वेंस को स्टोर नहीं करेगा कि फ्यूचर में अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसी सीक्वेंस को यूज कर ले, नहीं, बल्कि जब दोबारा से इसको उस तरह की वो प्रॉब्लम दी जाएगी तो वो अगेन सर्चिंग के थ्रू थ्रू डिफरेंट क्राइटेरिया जो है उसकी एक ऑर्डर डिफाइन करेगा कि इस ऑर्डर में ये वाला रूल जो है इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये लर्निंग कैपेबिलिटी एग्जिबिट नहीं करता प्रोडक्शन सिस्टम जो है। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हर दफा इसको क्या करता था, नया सोल्यूशन जो है नए सोल्यूशन के साथ आता है हर दफा, ठीक है। ये इसकी एब्सेंस है इसमें लर्निंग कैपेबिलिटी की। थर्ड पे हमारे पास कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमने क्या किया है, हमने एक डेटाबेस बनाई हुई है प्रोडक्शन रूल्स की, ठीक है। उसमें डिफरेंट तरह का जो डेटा है जो नॉलेज है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम टाइम के साथ उसमें नया डेटा ऐड करना चाह रहे होते हैं, हम कोई नया रूल उसमें ऐड करना चाह रहे होते हैं उसकी डेटाबेस में। तो ये क्या करता है, इसको इंश्योर करना चाहिए ना कि वो चेक करे कि जो नया रूल उसमें ऐड हो रहा है वो किसी एग्जिस्टिंग रूल के साथ कंफ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, यानी कोई ऐसा सिमिलर जो रूल है वो ऑलरेडी तो इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये इसमें एक कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इसकी कंफ्लिक्ट को इसको डिटेक्ट नहीं करता। इसमें अब मल्टीपल रूल्स जो हैं सेम प्रॉब्लम के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट हम अपने नए टॉपिक पे मूव हो रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसमें हम अपने नॉलेज को
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो लेट्स वी मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, पहले तो ये देखें कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम को हमें किसी को समझाना हो और अगर उस बंदे को बेस्ट वे से समझाना हो तो हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। हमने देखा है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोई भी चीज़ हमें ग्राफिकली समझाई जाए तो हम ज़्यादा जल्दी समझ आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये नियर टू है ह्यूमन नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन की, कि जैसे इंसानी दिमाग की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की स्कीम है, ये उसके नियर है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं वो ऑल टाइम जो है हम डायग्राम्स ड्रा कर होते हैं। लेट्स सपोज आप अपने किसी दोस्त को कहीं जाने का कोई रास्ता समझाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसको बेस्ट वे से समझाना चाहेंगे तो आप उसको एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे और ग्राफ के ऊपर उसे मैप ड्रा करके, यानी ग्राफ के थ्रू एक मैप ड्रा करके उसे समझाएंगे कि इस तरह अगर इसको फॉलो किया जाए तो फिर क्या करे, वो ये वाला चूज कर सकता है रास्ता, इस रास्ते के थ्रू वो पहुंच सकता है। तो जैसे यहाँ पे है कि अगर एक प्रॉब्लम है डेकोरेटिंग की, अगर आपको यहाँ पे इमेज नज़र आ रहा है, तो अगर एक प्रॉब्लम है डेकोरेटिंग की तो उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं कि अगर हमने कोई डेकोरेटिंग करनी है तो उससे पहले हमें ये दो स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक तो ये वाला कि हम कलर स्कीम चेक करें कि किस कलर स्कीम के साथ हमने जो है उसकी डेकोरेशन करनी है, और दूसरा है कि हम पेंट को बाय करें और वॉलपेपर को बाय करें। ठीक है, तो इस छोटे से ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमने डेकोरेटिंग करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम कलर स्कीम्स चूज़ करें और फिर पेंट और वॉलपेपर बाय करें। ठीक है, फिर हमारी वो जो डेकोरेटिंग है वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। ये एक सिंपल कैजुअल एक रिलेशनशिप है, इसमें कोई अभी रूल्स डिफाइंड नहीं हुआ यहाँ पे, ये कि ग्राफ किस रूल के तहत जो है हमने ड्रा किया है, कुछ डिफाइंड नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल है कि ग्राफिकली हमने कुछ चीज़ एलेबोरेट करनी हो तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब थोड़ा इसको फॉर्मली देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई थी तो दो टाइप्स आती हैं हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। एक जो टाइप है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक नेटवर्क, और दूसरी जो टाइप है उसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स हैं। ठीक हो गया। अब अगेन यहाँ पे एक आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि जो ग्राफ्स हैं इनका हमें फ़ायदा ये भी है कि इनको सिस्टम में, कंप्यूटर में स्टोर करना आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ज़रा आप उसको नोट करें। अगेन ये जस्ट एक ग्राफिकल एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, एक जैसन है, एक ब्रायन है, एक आर्थर है और एक जिम है, और इनको हमने ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो एक आपको इस तरह का ओवल नज़र आ रहा है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक नोड है और ये किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। एक हमने ग्राफ ये बनाया, दूसरी साइड पे हमने सेम स्ट्रक्चर के ऊपर सेम लेवल की तरह, यानी इसमें कितनी नोड्स हैं, एक, दो, तीन और चार, और इसमें भी वन, टू, थ्री, फोर और इसमें फाइव नोड्स हैं। लेकिन इनका लेवल देखिए सेम है, ये नोड इस लेवल के ऊपर है, ये वाली नोड इस लेवल के ऊपर है और ये वाली नोड इस लेवल के ऊपर है। अब ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास ग्राफ है इस साइड पे, इसकी बेस पे नीचे क्वेश्चन किया गया है। पहले क्या है कि जैसन जो है ये वाला, इसकी एज जो है वो है 15 साल, 15 ईयर्स।
ब्रायन जो है इसकी एज है 40 इयर्स, और जो आर्थर है यहाँ पे इसकी एज है 70 इयर्स, और जो जिम है यहाँ पे इसकी एज है 74 इयर्स। और नीचे फिर आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, हाउ ओल्ड इज जूलिया। अब जूलिया इस ग्राफ में नहीं है, वो इस सेकंड ग्राफ में लोकेटेड है। क्वेश्चन है कि इसकी एज क्या है।